इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके शब्द। ये वीडियो नंबर दूसरा है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था संविधान का परिचय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने शुरुआत वहीं से की थी। ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें प्रस्तावना और उसमें जो शब्द हैं महत्वपूर्ण, उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके जो शब्द हैं और उन शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है वो आपको सही से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं प्रस्तावना और उसके शब्द। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वेबसाइट की, तो वहां से जाके आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देश्य का। देखिए, प्रस्तावना का है या फिर उद्देश्य का है, एक ही बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये थी प्रस्तावना का है या फिर उद्देश्य का। इसमें जितने शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन शब्दों पे ध्यान देना है आपको। इन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताने वाला हूं और उनकी जो वास्तविक परिभाषा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि मैंने प्रस्तावना की चर्चा अपने पिछले वाले वीडियो में भी की थी, यहां पर मैंने इसलिए की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उद्देशिका को। संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? उद्देशिका को। चाहे वो आत्मा का है या कुंजी का है तो भी आपको उद्देश्य का ही सही है। उद्देश्य का है, प्रस्तावना का है या प्रियम्बल का है, एक ही बात है। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहां पर जितने ये मैंने शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो सबसे विवादित माना जाता है, यानी कि ये समझ लो कि बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखें कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये जो शब्द हैं तो ये कब जोड़े गए थे? जैसे मूल जो उद्देशिका थी उसमें ये शब्द नहीं थे, ये शब्द 1976 में जोड़े गए थे। इनमें से एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये वाला सबसे ज्यादा विवादित शब्द है ये, और इसका राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बड़ा ही फायदा उठाती हैं। कुछ पार्टियां फायदा उठाती हैं तो कुछ पार्टियां इसका विरोध भी करती हैं। तो यहां पे यही मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि जो वास्तविक जो अर्थ है वो क्या है। प्रस्तावना उद्देशिका के महत्वपूर्ण शब्द। अब बात करते हैं इन शब्दों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? हमारा देश विश्व के किसी भी देश पर निर्भर नहीं है और वह बिना किसी दबाव के अपने निर्णय ले सकता है। यहां पे कहने का मतलब है कि हमारा जो देश है किसी बाहरी देश का गुलाम नहीं है, ना ही उसके इशारों पे काम करता है। हमारा देश स्वतंत्र देश है और अपने निर्णय स्वयं लेता है, सीधे तौर पे यहां कहा गया है।
अब बात करते हैं समाजवादी शब्द की। देखिए, समाजवादी शब्द ये थोड़ा ऐसा एक शब्द है कि इसकी एक विचारधारा नहीं हो सकती या फिर एक परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ जो लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या फिर आप कहें राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं, तो उनकी जो समाजवादी जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो अलग हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है कि समाजवादी शब्द को तो लिया है, लेकिन जो संविधान में उसकी जो परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार उन्होंने अनुसरण न करके स्वयं की विचारधारा का अनुसरण किया है उसमें, तो उसकी जो परिभाषा है वो अलग होगी। लेकिन उसकी जो परिभाषा है मैं उस पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पर संविधान के तरीके से बात करने वाला हूं और संविधान को पढ़ा रहा हूं, राजनीतिक पार्टी को नहीं मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो जो संविधान के तरीके से जो समाजवादी जो शब्द है उसकी जो क्या अर्थ है उसकी परिभाषा जान लेते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव शामिल नहीं है। यहाँ पे एक शब्द है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करता है, इसीलिए यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं यहाँ अगर कोई राजनीतिक पार्टी है या फिर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मैं समाजवादी हूं, तो हो सकता है कि उसमें उसके स्वयं के विचार हों, वो लोकतांत्रिक हो सकता है और लोकतांत्रिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति स्वयं को समाजवादी कह सकता है। तो ये यहाँ पे आपको देखना होगा कि उसकी जो परिभाषा होगी वो अलग होगी और इसकी जो परिभाषा है वो अलग है। जो हमारे प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द लिखा हुआ है समाजवादी, इसकी परिभाषा लोकतांत्रिक समाजवादी है, जिसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सभी एक समान है। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। देखिए भैया, पंथ निरपेक्ष शब्द एक ऐसा शब्द है कि आप सबने राजनीति में इसका प्रयोग बहुत होते हुए देखा है। सबसे ज्यादा विवादित शब्द यही माना जाता है, क्योंकि मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। ये शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? 1976 में, तब इसको जोड़ा गया था। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसके भी कई अर्थ हैं। अगर आप धार्मिक व्यक्तियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे धर्म अलग होता है, पंथ अलग होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो सेक्युलर इसके लिए प्रयोग किया गया है शब्द। तो सेक्युलर का अर्थ कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो अलग बताते हैं। तो इस तरह से इसकी भी कई परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। जितने लोगों से आप पूछोगे उतने लोग तरह तरह की परिभाषाएं देते हैं। अब संविधान के तरीके से क्या वास्तविक जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। हमारा देश स्वयं में धार्मिक नहीं है, वह सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का अनुसरण करता है। यहां पे क्या लिखा है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं करता है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें इस्लामिक विचारधारा का अनुसरण किया जाता है। लेकिन हमारे देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी हिंदू धर्म या फिर उसके रीति रिवाजों का अनुसरण नहीं किया जाता है। अगर जैसे कि कहें कि हिंदुओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता हो और अन्य धर्म के लोगों को नीचा माना जाता हो, तो ऐसा हमारे देश में नहीं है। क्योंकि हमारा देश कोई भी धर्म मतलब किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं करता है। हमारे देश का जो संविधान है उसकी नजर में सभी जो धर्म सभी संप्रदाय एक समान है, चाहे उनकी जनसंख्या ज्यादा हो चाहे उनकी जनसंख्या कम हो। संविधान की नजर में सभी धर्म सभी संप्रदाय एक समान है। यही सीधा सा मतलब है यहां पर। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक शब्द की। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? हमारे देश में केवल वही लोग सरकार चला सकते हैं जिन्हें आम जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हो। आप यहां पे अच्छे से समझ लें कि जिन्हें आम जनता के द्वारा और लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हो वही लोग सरकार चला सकते हैं, कोई अन्य सरकार नहीं चला सकता है। गणराज्य, इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश में वंश परंपरा के आधार पर कोई भी शासक नहीं हो सकता और देश के सभी प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखो यहां पे क्या कहा गया है
कि हमारे देश में कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो वंश या फिर परंपरा के आधार पर नहीं बन सकता। राष्ट्रपति अगर कहो कि वंश के आधार पर बन जाए या परंपरा के आधार पर बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उसे सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वैसे चुना तो सांसदों के द्वारा जाता है, लेकिन उसका जो चुनाव होता है उसमें आम जनता भाग लेती है। आम जनता किसको चुनती है? सांसदों को चुनती है। सांसद किसको चुनते हैं? या फिर कहें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका कोई अच्छा नेता हो, या फिर कहें कि कोई उसका अध्यक्ष हो, या फिर अध्यक्ष ना भी हो, उनमें से जो अच्छा नेता माना जाता है सांसद उसी को अपना नेता चुन लेते हैं, फिर वही प्रधानमंत्री बन जाता है। कुछ पार्टियों में ऐसा नहीं है। कुछ पार्टियों में ऐसा है कि जो अध्यक्ष होता है भैया वो ही डिसाइड करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और कुछ पार्टियों में सिस्टम ये है कि चुनाव जीतने के बाद डिसाइड होता है कि भैया कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो अगर यहां पर जनता की बात करें तो जनता सीधे तौर पर किसको चुनती है? वो चुनती है सांसदों को। सांसद जब जीत जाते हैं, जो भी पार्टी बहुमत में आती है, फिर किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री को। वो अपना एक नेता चुनती है, तो वो नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो अगर प्रधानमंत्री के चुनाव की बात करें तो उसमें सीधे जनता भाग लेती है। अगर यहीं पर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो सीधे यहां पर जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती है। जनता केवल किसको चुनती है? सांसदों को चुनती है और विधायकों को चुनती है। तो विधायक और सांसद मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यहां पे दरअसल सीधे तौर पर न लेके, डायरेक्ट न लेके, इनडायरेक्ट तरीके से यहां भी जनता का समर्थन है। ठीक है, जनता ने किसी को चुना, फिर किसी और ने उसको चुना। तो यहां पे सीधा सीधा सिस्टम ये है। तो यही यहां पे कहा गया है। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 18 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है, जिससे किसी भी समाज को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। वैसे तो काफी बड़ी इसकी परिभाषा हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 15, 17 और 18 के द्वारा जो सामाजिक जो न्याय है उनको सुनिश्चित किया गया है। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी समाज को उसके जो अधिकार हैं उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं आर्थिक न्याय की कि आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी की थी, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरी जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे आप एक मोटा मोटा समझ लो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक जो न्याय है उसको सुनिश्चित किया गया है। अब बात करते हैं कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। भारतीय संविधान में बिना किसी योग्यता के आधार पर सभी को वयस्क मताधिकार के द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। यहां पे कहा गया है कि जो आपको वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने के अधिकार में आपको कोई भी योग्यता नहीं दिखानी पड़ती है, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो। लेकिन जब आपकी उम्र 18 से ऊपर हो जाएगी तो आपको वोट देने का अधिकार है, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है, एक वयस्क हैं आप, तो आपको मत देने का यानी कि वोट डालने का अधिकार है। तो ये है राजनीतिक जो न्याय है उसकी परिभाषा। अब बात करते हैं विचार और अभिव्यक्ति की। देखिए, विचार और अभिव्यक्ति ये भी एक विवादित मान लो, क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति
आजकल क्या है हमारे देश में जो एक सिस्टम है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो सत्ता में आती है तो फिर वो विचार और जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो मुझे लगता है कि समाप्ति ही हो जाती है कि अगर आप सच भी बोल दो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाती है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आप सबने बहुत सारे अखबार पढ़े होंगे और पढ़ते होंगे, आप सब देखते होंगे ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति भी शामिल है, जिसके माध्यम से हम अपने या किसी अन्य के विचारों को भी प्रसारित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अनुच्छेद 19, इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से काफी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 6 प्रकार के जो अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें एक है विचार और अभिव्यक्ति। तो यहां पे क्या होता है कि अपने विचार या फिर किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने की जो अनुमति दी जाती है। तो यहां पर लोग करते क्या हैं कि गलत बातों को प्रचारित करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें राइट है, यानी कि हमें अधिकार है ये, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गलत बातों को या फिर गलत विचारों को प्रसारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो इसकी दुहाई जरूर देते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है ये पहले हमें समझना होगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमें ये सही से पता चल ही नहीं पाएगा कि दरअसल उसमें लिखा क्या है और क्या चीज हमें प्रसारित करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो ऐसा लिखा है कि आपको अपने विचार प्रस्तुत करने की आजादी है, तो आप किसी को गालियां दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जिससे सामाजिक जो ताना बाना है अपना वो ना बिगड़े और संविधान की मर्यादा में रह के। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बरकरार रहे। उस तरह के विचारों को आप प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के विचारों को प्रसारित नहीं कर सकते जिससे संविधान का भी दुरुपयोग हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता ये भी बरकरार न रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने विचारों को तो प्रसारित करना है, लेकिन थोड़ा सोच और समझ के साथ। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर। देखिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इस पे भी बहुत सारा विवाद है और बहुत सारे लोग इस पे अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ऐसा उसमें कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही उसे किसी शैक्षणिक संस्थान एवं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी करने से नहीं रोका जा सकता। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो शब्द पे आपको ध्यान देना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, इसकी मैं आगे आने वाले वीडियो में भी चर्चा करूंगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा। धर्म या मूल वंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति, मान लो कि कोई संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, उसमें अगर वो व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो धर्म के आधार पर, मान लो कोई कहे कि ये मुस्लिम है, ईसाई है, बुद्धिस्ट, जैन है या कोई भी अन्य धर्म का है, तो इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि तुम इस जाति को प्रवेश नहीं मिलेगा तुम्हें, तो इस पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि लिंग का कहने का मतलब यहाँ कि तुम महिला हो
तुम्हें पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जन्म स्थान के आधार पे नहीं किया जा सकता, जैसे कुछ लोगों के साथ होता है। जैसे कि जो पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, तो पूर्वोत्तर के भारत के जो लोग हैं हमारे, तो उनके साथ कुछ भेदभाव होता है। तो ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जन्म स्थान के आधार पर ही तो होता है भेदभाव। क्योंकि वो दिखने में भारतीय जैसे कम लगते हैं, दिखने में जो पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं वो थोड़े हमसे हटके हैं, उन्हें आप अलग ही तरीके से पहचान सकते हैं कि ये उत्तर भारत के या फिर दक्षिण भारत के नहीं हैं। तो इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है कि कहाँ लिखा है। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। हालांकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जब मैं आपको अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल से इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। यहां तो केवल मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म और जातियां होने के बावजूद हमारे देश में एकता और अखंडता कायम है। अब मैं थोड़ी यहां पर एक एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूं। अगर मान लो हमारे देश में एक कहावत है कि थोड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी भाषा बदल जाती है। अगर आप यूपी की बात करें तो हिंदी बोली जाती है, थोड़े नीचे चलें बिहार की तरफ तो वहां पे अलग भाषा बोली जाती है, थोड़े और नीचे चलें बंगाल की तरफ तो वहां पे अलग भाषा बोली जाती है, थोड़े और चलें असम में तो वहां पर अलग भाषा बोली जाती है। तो हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं। इन सब के बावजूद हमारे देश में एकता और अखंडता कायम है। अन्य अगर देशों का आप उदाहरण देखें तो अन्य जो देश हैं और अपने देश की अगर तुलना करें तो अपना देश जो है वो 100 गुना सही है, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद कई धर्म हैं यहाँ पर, कई जातियां हैं और कई भाषाएं हैं, इसके बावजूद एकता और अखंडता कायम है। अब बात करते हैं बंधुता की, कि बंधुता का अर्थ क्या होता है। दोस्ती और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ही बंधुता होता है। तो ठीक है, आपको ये सिंपल है, समझ में आ गई होगी। अधिनियम, इसका मतलब क्या होता है। ऐसा कानून या नियम जो वैधानिक रूप से बनाया गया हो, इसका मतलब अधिनियम होता है। आत्मा अर्पित, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में लास्ट में क्या कहा गया है, आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये आत्मा अर्पित का मतलब क्या होता है, आत्मा से अर्पित करते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो ये तो थे शब्द और प्रस्तावना। प्रस्तावना मैंने आपको बताई, और प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द थे जिनका अर्थ जानना बहुत जरूरी था, मैंने उन शब्दों को यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया और आपको सभी समझ में भी आए होंगे। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वेबसाइट की, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आपको कुछ और ऐड करवाना है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में तो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले वीडियो में सुधार करूंगा और वेबसाइट पे मैं एडिट कर सकता हूं, तो वहां पे मैं कर दूंगा, तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए था या फिर इसमें कुछ ये कमी रह गई है तो आप वो बता सकते हैं मुझे।